हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट। अगर आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस में बायोलॉजी सेक्शन आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं, बिल्कुल शानदार और बेहतर तरीके से देखने वाले हैं। अगर आप भी हमारे चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो स्टार्ट करेंगे आज की धमाकेदार क्लास। अगर आप भी 2025 में एक अच्छा रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर से करें। आज हम इसमें बात करेंगे साइंस में जो सेक्शन है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस के बारे में यहाँ पर पूरा हम जानेंगे। इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक हैं सब एक वीडियो में आपके लिए लेके आ गए हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं वन शॉट, पूरी तरीके से इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो ये चैप्टर बिल्कुल आपके माइंड में होगा। इस नोट्स से बिल्कुल आप इस चैप्टर को तैयार कर पाएंगे, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तो देखेंगे जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस के बारे में समझेंगे। यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं सब नोट्स में हैं। तो ये नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप इन नोट्स से अपने नोट्स तैयार करें और रिवीजन करेंगे तो यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जैव प्रक्रम की। तो जैव प्रक्रम की यहाँ पर परिभाषा है, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या करते हैं? जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी उनको जीवित रहने में मदद करते हैं, जीवन प्रक्रिया में मदद करते हैं। वे क्या होते हैं? जैव प्रक्रम होते हैं। तो यहां पर जैव प्रक्रम की आपको परिभाषा याद रखनी है। अगर हम बात करें सजीव वस्तुएं तो जंतु और पौधे आ जाएंगे, यानी जिनमें जीवन होता है वे होती हैं सजीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुओं की अगर बात करें तो चट्टान, लकड़ी, यानी जिनमें जीवन नहीं होता है उनको हम कहते हैं निर्जीव वस्तुएं। उम्मीद है यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर को समझने वाले हैं। टेंशन फ्री होके वीडियो आप देखिए और एक एक नोट्स बनाते जाइए, फिर देखिए चैप्टर कैसे आपके लिए आसान और एकदम इजी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जैव प्रक्रम के प्रकार। जैव प्रक्रम के यहाँ पर 4 प्रकार आपको पढ़ने हैं, बस इतने में ही चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। मेन पॉइंट 4 हैं। क्या पढ़ना है? पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, वहन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है। जैव प्रक्रम के ये 4 प्रकार जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पोषण को। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। सबसे पहले आप भोजन को ग्रहण करेंगे, पोषण हुआ, फिर श्वसन क्रिया होगी, फिर वहन क्रिया होगी, फिर उत्सर्जन क्रिया होगी। तो एक प्रकार से ये प्रक्रम है, आपको इसी को समझना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे और इम्पॉर्टेंट है। नोट्स अगर आप बना लेंगे तो हमारे हिसाब से और बेहतरीन और बेटर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें पोषण के प्रकार की तो पोषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी पोषण, इनको हम कहते हैं स्वपोषण। उसके बाद विषम पोषी पोषण, इनको हम कहते हैं परपोषण। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, तो यहां से क्वेश्चन जब बनेगा तो इनको हम समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले हम स्वपोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है। स्वपोषी पोषण में क्या होता है? इसमें स्वयं भोजन बनाया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएंगे? हरे पौधे, ये स्वयं भोजन बनाते हैं। कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है। इनकी उपस्थिति में ये क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो इसमें हरे पौधे आ जाएंगे स्वपोषी पोषण में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे विषम पोषी पोषण में,
बिल्कुल स्टेप से चल रहे हैं, एक तरफ से चल रहे हैं, चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। तो वीडियो को छोड़े नहीं, पूरा देखें, अच्छे से समझ में आएगा पक्का आपको। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। इसमें जो होता है, जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या होता है, निर्भर होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मानव भी आ जाएगा। अन्य अगर लेके चलें जीव में तो जैसे कि बकरी, भेड़, ये सब क्या है, विषम पोषी पोषण हैं। तो इनके कुछ प्रकार भी हैं, तो इनके प्रकार देख लेते हैं। विषम पोषी पोषण के प्रकार, इनके 3 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से? परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, उसके बाद है प्राणी संपोषण। अब यहां पर देखेंगे परजीवी पोषण क्या होते हैं। परजीवी पोषण की यहां पर बात कर रहे हैं। तो परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर, ध्यान देंगे, परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ये क्या समझ में इससे कि परजीवी पोषण दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहते हैं और उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें मारते भी नहीं है, उनसे अपना भोजन लेते रहते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे क्या आ जाएगा, जूं आ जाएगी और फीता कृमि आ जाएगी। कहाँ पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। इसको हम छोटे छोटे कीड़े भी कहते हैं। तो जूं तो जानते हैं सर में हो जाती हैं तो खून पीती रहती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये परजीवी पोषण है, ठीक है। दूसरे जीवों से क्या कर रहे हैं, उन्हीं में रहकर वहीं से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे मृतजीवी पोषण। क्या बात करेंगे? मृतजीवी पोषण की। तो मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी या कवक। ये क्या करते हैं, जो जीव मर जाते हैं उनको जब फेंक दिया जाता है तो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं, उनके शरीर से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये कहलाते हैं फफूंदी या कवक, यानी कि मृतजीवी पोषण। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर प्राणी संपोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ अंतः ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता रहता है। पूरा भोजन ग्रहण कर लेता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता रहता है, उसका पाचन होता रहता है। इस प्रकार के पोषण को प्राणी संपोषण कहा जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे आ जाएगा अमीबा, आ जाएगा मानव, आ जाएगा इटिस, ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है प्राणी संपोषण। तो इसको आप समझ सकते हैं विषम पोषी पोषण के 3 प्रकार। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पोषण में आपको 2 चित्र पढ़ने हैं, एक अमीबा का चित्र पढ़ना है, एक मानव पाचन तंत्र का चित्र पढ़ना है। अब यहाँ पर आपको 2 फिगर पढ़ने हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, अमीबा का चित्र, मानव पाचन तंत्र का चित्र। 2 चित्र आपको बनाने हैं, कौन कौन से दिखा भी देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है अमीबा में पोषण। ये आपको फिगर बना लेने हैं, अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर फिगर आपको दिख जाएगा, ये वाला फिगर, इसको आप तैयार कर सकते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ना है, अच्छे से फिगर भी बना लेना है, इसकी तैयारी कर लेनी है। मानव का पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा पेपर में ये पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ज़रूर से तैयार करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक है, अवतार है, इसमें भी दिया गया है मानव का पाचन तंत्र यानी आहार नाल। इसको आप तैयार करेंगे, इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, फिगर तैयार कर लेंगे, मुख से लेकर यहाँ तक पूरा आहार नाल इसका तैयार कर लेना है। फिगर सहित पूछ लिया जाता है, तो ये आप तैयार कर लेंगे। अमीबा का चित्र और मानव का पाचन तंत्र चित्र अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे वाष्पोत्सर्जन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वाष्पोत्सर्जन को अब उसके बाद समझना है। वाष्प को बाहर करने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के पत्तियों में उपस्थित रंध्र यानी कि स्टोमेटा में होती है। यह एक जल हानि की क्रिया है।
रंध्र के मुख्य कार्य, रंध्र के दो मुख्य कार्य होते हैं, कौन कौन से? वाष्पोत्सर्जन आपको याद कर लेना है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं अपनी पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उसके माध्यम से जल को वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं, और यानी कि अपने आप से उसको बाहर कर देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन क्या है? एक जल हानि की क्रिया है। ठीक है, तो रंध्र के दो मुख्य कार्य होते हैं, इनको देखेंगे कौन कौन से हैं। एक तो पहला है, क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। दूसरा गैसों का विनिमय का कार्य करते हैं, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा O2 ऑक्सीजन बाहर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को पोटोमीटर द्वारा मापते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फिगर बना लेना है, खुला तथा बंद रंध्र का चित्र बना लेना है, उसको अच्छे से समझ लेना है। ये रहे इसके चित्र। तो ये चित्र आपको तैयार कर लेने हैं, बंद तथा खुली अवस्था में जो ये रंध्र हैं इनको तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं बुक में भी ये चित्र दिए गए हैं। तो इन चित्र को बना लेना है, खुला तथा बंद रंध्र, अच्छे से इनको पढ़ लेना है, समझ लेना है। चित्र बनाने के लिए भी आ जाते हैं, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहां से देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो चुका है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो ये क्वेश्चन अधिकतर बोर्ड पेपर में आता रहता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, या इस पर टिप्पणी लिखे, इसकी क्रिया विधि समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, इसको आपको तैयार ही करके जाना है। तो देखते हैं क्या है प्रकाश संश्लेषण। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है कि जो स्वपोषी पौधे होते हैं वो बाहर से कुछ चीज़ों को ग्रहण करते हैं, जैसे क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जल है, प्रकाश है, क्लोरोफिल तो पौधे में ही होता है। ये चार मिल करके भोजन तैयार करते हैं, यही है क्या? प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आ जाता है, तो इसको भी देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 6CO2, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर 12H2O क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रक्रिया करेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश मिलकर क्या करेंगे? अब क्रिया करेंगे तो उत्पाद में क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यानी कि ये हमारा ग्लूकोज हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये जल हो गया। तो ये हमें उत्पाद में मिलता है। तो बहुविकल्पी भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद में हमें क्या मिलता है? तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल की प्राप्ति होती है। तो आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं प्रकाश संश्लेषण में, उसके लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है? तो 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सूर्य का प्रकाश, वो भी कैसा होना चाहिए? लाल, नीला, बैंगनी। ये इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से होती है। और क्लोरोफिल होना चाहिए, जो कि पत्तियों में भी पाया जाता है, बाकी चीज़ें बाहर से लेता है, क्लोरोफिल तो उसी में होता है। उसके बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, उसके बाद है जल। तो ये 4 चीज़ें जब होती हैं तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। बिल्कुल आपको इसको ध्यान देना है, याद कर लेना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची आवश्यक सामग्री क्या है? सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है, और जल यानी कि H2O है। इतना आप ध्यान देंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उनके बारे में यहाँ पढ़ना है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। दूसरा काम क्या होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। जो प्रकाश की ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन
तथा ऑक्सीजन में अपघटन। क्वेश्चन आ जाएगा जल का अपघटन कितने भागों में होता है, तो 2 भागों में होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में इसका अपघटन होता है। प्रश्न आया हुआ है, जरूर से ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, इसको ध्यान देंगे। हरित लवक क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसके बारे में भी जानकारी होनी आवश्यक है। तो क्या होता है, हरित लवक में ही हरे रंग का पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, यानी हरे लवक में पाया जाता है। इसी के कारण पौधे हरे होते हैं। हरित लवक में ही हरे रंग का पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी के कारण पौधे हरे होते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो प्रकाश संश्लेषण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट पोषण कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे पॉइंट में देखेंगे, श्वसन के ऊपर बात करते हैं कि श्वसन क्या है, श्वसन के बारे में जानेंगे। जैसे 4 प्रकार आपने पढ़े, पोषण, श्वसन और संवहन और उत्सर्जन। तो हम दूसरे पॉइंट पे आ चुके हैं श्वसन में। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे जिससे चीज़ें समझ में आए। एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जरूर से हम रिप्लाई करेंगे। तो पूरा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बना लेंगे एक बार तो फिर चैप्टर बिल्कुल आपके लिए ईजी और बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखेंगे श्वसन क्या होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जैसे हमने भोजन ग्रहण किया, अब उसके बाद क्या है, उसके विखंडन का कार्य होगा। जो भोजन ग्रहण किया उसके विखंडन का कार्य होगा, वही हमारा है श्वसन। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए यानी ऊर्जा एनर्जी लाने के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के, इतना याद रखेंगे, भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन के प्रकार अगर पूछ ले तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। नोट करके लिखा है, दोनों की परिभाषा और अंतर पढ़ लेना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सी या अनाक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो यहाँ पर ये अंतर आपको तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आप तैयार करेंगे, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप इसको ज़रूर से तैयार करें। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब नोट हैं, जो अलग से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़नी है वो हमने नोट करके लिख दिया है। तो आप इन चीज़ों को बुक से, क्वेश्चन बैंक से रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि चैप्टर थोड़ा सा जल्दी फिनिश हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन कैसे होता है इसको भी जानेंगे। तो इसमें क्रिया होती है विसरण की क्रिया। अब विसरण की क्रिया क्या है, पौधों में श्वसन की क्रिया को विसरण कहते हैं। लो हो गया, यानी पौधे ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया और ऑक्सीजन को रिलीज किया। तो ये जो प्रक्रिया चली इसी को हम कहते हैं विसरण। पौधों में श्वसन की क्रिया को ही विसरण कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। पौधों में श्वसन 2 प्रकार का होता है, ये देखेंगे कौन कौन सा, कब कब। एक होता है दिन में, एक होता है रात्रि में। दिन में देखेंगे क्या है, श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जिससे केवल ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। अब क्वेश्चन आएगा, दिन में जब श्वसन होता है तो उसमें क्या, कौन सी प्रक्रिया मुख्य घटना घटती है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना। इतना आप याद रखेंगे। श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जिससे केवल ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना होती है। ठीक है, अब बात करेंगे तो रात्रि में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य नहीं होगा और प्रकाश नहीं मिल पाएगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन मुख्य घटना है, याद रखेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग जो है जलीय जंतु द्वारा श्वसन। अब आ गया पॉइंट, जलीय जंतु कैसे श्वसन करते हैं। ठीक है, तो जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और क्लोम द्वारा क्या करते हैं, अपनी प्रक्रिया करते हैं।
यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट देखेंगे जिससे कि कुछ क्लियर हो जाएगा। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। ठीक है, क्या करता है यहाँ पर जलीय जंतु द्वारा श्वसन में, तो इसमें जो जल में विलेय ऑक्सीजन होती है उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखेंगे कि जलीय जंतुओं में श्वसन दर अधिक क्यों होती है। जलीय जंतुओं में श्वसन दर अधिक क्यों होती है? क्योंकि जल में घुलनशील ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। क्योंकि जल में घुलनशील ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, इसलिए इन जलीय जंतुओं में क्या होता है, श्वसन दर अधिक होती है, जल्दी जल्दी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कुछ जीवों के श्वसन अंग दिए गए हैं। एक तरफ जीवों के नाम है, एक तरफ श्वसन अंग है। जैसे मछली कहाँ से श्वसन प्रक्रिया करती है? गलफड़ या हम कहते हैं गिल्स से। मच्छर श्वास नली या ट्रैकिया से श्वसन प्रक्रिया करते हैं। केंचुआ की अगर हम बात करें तो त्वचा से, मनुष्य की बात करें तो फेफड़ा से। ये यहाँ पर ये जीवों के नाम हैं, यहाँ पर उनके अंग हैं जो कि श्वसन प्रक्रिया को करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले आएगा नासाद्वार, फिर आएगा मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर श्वास नली, फिर उपास्थि वलय, फिर आएगा फुफ्फुस, फिर ग्रसनी, फिर श्वसनिका, फिर कूपिका। तो ये है मनुष्य में श्वसन की एक प्रक्रिया। पूछ लिया जाता है पेपर में, तो इसको भी जरूर से याद रखेंगे। यहाँ पर आप इनके फिगर भी बना सकते हैं, इनके चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, मनुष्य में सांस लेने की प्रक्रिया को अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, आप इनका भी वर्णन कर सकते हैं, जिससे टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मानव में श्वसन तंत्र, इन दो फिगर को अगर बनाते हैं या कोई एक भी फिगर बनाते हैं तो आपको ये पॉइंट यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा पॉइंट श्वसन वर्णक। श्वसन वर्णक क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है, यह आरबीसी में पाया जाता है। इसको भी याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है, यह आरबीसी में पाया जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। तो दो टॉपिक आपके यहाँ तक श्वसन तक कंप्लीट हो गए हैं। अब तीसरे टॉपिक में हम आ चुके हैं, वहन या संवहन। वहन या संवहन, सबसे पहले आपने पोषण किया, भोजन को ग्रहण किया, फिर श्वसन यानी उसका अपघटन हुआ, अब आया वहन यानी संवहन। अब उसके परिवहन की आवश्यकता है। जो भोजन किया, अपघटित हुआ, अब उसको पूरे शरीर में पहुंचाने की आवश्यकता है, तो वो पहुंचाने की प्रक्रिया होती है वहन या संवहन। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र जो है संवहन तंत्र कहलाता है। यानी जो आपने भोजन किया, जो आपने ऑक्सीजन ग्रहण की, ये निरंतर सभी जगह पहुंचाई जाती है। किनके माध्यम से? वहन या संवहन तंत्र के माध्यम से। ठीक है, मानव में अगर हम बात करें, मानव में वहन के लिए, तो मानव में संवहन तंत्र के मुख्य अवयव हैं। कौन कौन से हैं? हृदय है, रक्त नलिकाएं जैसे धमनी, शिरा। वहन माध्यम क्या हो जाएगा? रक्त व लसिका। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो रुधिर क्या है? यह एक संयोजी ऊतक है, याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है रुधिर क्या है, तो यह एक संयोजी ऊतक है। यह ग्लूकोज, ऑक्सीजन व अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। उसके बाद पॉइंट है रुधिर के अवयव। रुधिर में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। आरबीसी पाए जाते हैं, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ये इसको शरीर के सैनिक के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा है, ये क्या होता है? तरल माध्यम होता है। प्लेटलेट्स है, ये क्या है? रक्त का थक्का जमाना। तो ये रुधिर के अवयव हैं, इनको आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसको आप समझ सकते हैं। यह भोजन, CO2 और नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मानव का हृदय। इसमें जो मेन टॉपिक आता है, मेन फिगर जो है, वो मानव का हृदय। चित्र सहित पूरा पढ़ना है और पूरा तैयार करना है। कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स भी पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। धमनी के बारे में पढ़ लेना, शिरा के बारे में, लसिका के बारे में, रक्तदाब के बारे में, ऐसे कुछ पॉइंट्स जिनके बारे में पढ़ना है। अब इसमें चित्र कौन कौन से बनाने हैं, क्या क्या तैयारी करनी है, वो भी हम आपको बता रहे हैं।
अगर हम बात करेंगे परिवहन की तो सबसे मेन इसमें आ जाता है हृदय की बात कर रहे हैं। और हृदय में आपको दो तरीके से चित्र तैयार करने हैं, आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना। ये दोनों चित्र आप बनाइए अच्छे से, अपनी कॉपी पर बना लीजिए चित्र, इनके नाम याद कर लीजिए और इनकी क्रिया विधि भी आप याद कर लीजिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसको भी तैयार कर सकते हैं। मनुष्य में दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसको भी आप तैयार करेंगे। तो ये अगर आप चित्र तैयार कर लेते हैं तो मानव हृदय से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे कंप्लीट हो जाएंगे। बोर्ड पेपर में फिगर भी बनाने के लिए आता है। तो ये दो फिगर हैं, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। तो ये पॉइंट हो गया मानव हृदय से संबंधित, यानी मानव में परिवहन। अब बात करेंगे हम पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन दो प्रकार से होता है। पादपों में जल का परिवहन यहां पर देखेंगे, जल का परिवहन, और यहां पर भोजन का परिवहन देखेंगे। जो जल का परिवहन होता है जाइलम ऊतक द्वारा यानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा, इसको कह सकते हैं। और भोजन का जो परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है कि पादप में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम ऊतक के द्वारा। पादप में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा। इतना आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा, जरूरी है। उसके बाद हमने यहाँ पे नोट करके लिख दिया, थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ना है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से भी पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फ्लोएम के बारे में पढ़ लेंगे, जाइलम के बारे में पढ़ लेंगे तो कुछ टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम यहां पर आ गए हैं चौथे टॉपिक पर, उत्सर्जन। यानी कि हमने क्या पढ़ लिया, पोषण पढ़ लिया, श्वसन पढ़ लिया और संवहन भी पढ़ लिया। अब आ गए हम उत्सर्जन पर। ठीक है, तो जो लास्ट प्रक्रिया है वो हमारी उत्सर्जन है। इसकी परिभाषा देखेंगे, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, पोषण का कार्य किया, फिर श्वसन का कार्य किया और फिर संवहन का कार्य किया। उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बचते हैं और उनका निष्कासन होता है वही होता है उत्सर्जन। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र देखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चित्र सहित वर्णन करने के लिए आ जाता है, तो आपको चित्र बनाना है, तैयार करना है। इनमें पाया क्या क्या जाता है, एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग। ये इसके क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र के कुछ अंग दिए गए हैं। यहां पर देखेंगे तो ये फिगर आपको बनाने हैं, वृक्क की अनुदैर्घ्य काट भी तैयार कर लीजिएगा। मानव का उत्सर्जन तंत्र, यहां पर आप देख रहे हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। ये फिगर आपको बना लेना है, कॉपी में तैयार कर लेना है, चित्र सहित वर्णन करने के लिए आता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में देख सकते हैं आया हुआ है। तो इन फिगर्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी अच्छे से करेंगे। ये हमने इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता, बहुत समय लगता, इसलिए कुछ थोड़ा सा काम आपके लिए भी छोड़े हैं। चित्र को बनाइए, अच्छे से समझिए, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें। उसके बाद यहां पर देखेंगे पादप में उत्सर्जन। अब मनुष्य में हो गया, अब पादप भी तो उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। यानी जो जैसे मान के चलिए ज़्यादा पानी ग्रहण कर लिए, जल की ज़्यादा आवश्यकता उनको नहीं थी लेकिन उन्होंने ग्रहण कर लिया, तो ऐसी में क्या करेंगे, वो अतिरिक्त जो जल होगा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा क्या करेंगे, उसको उड़ा देंगे। ठीक है ना, अतिरिक्त जल का निष्कासन हो जाएगा। तो यही है इसका उत्सर्जन। दूसरा अगर पॉइंट से हम समझेंगे तो बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं, तो इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे उत्पाद में रेजिन है तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में
उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसे तैयार कर सकते हैं जैसे बहुत से पेड़ पौधे क्या अपनी पत्तियां भी छोड़ने लगते हैं, तो एक प्रकार से वो भी क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन का कार्य कर रहे हैं। जो उनके लिए अपशिष्ट पदार्थ का कार्य करते हैं उनको वो त्यागने का कार्य पौधे भी करते हैं। तो ये उत्सर्जन क्रिया हुई। तो इस चैप्टर में हमने एक तरफ से पूरे कॉन्सेप्ट को बता दिया है। आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अगर ये नोट्स बनाएंगे, तैयारी करेंगे, तो ये चैप्टर बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा। जो फिगर्स रह गए हैं इनको प्रयास करेंगे कि हम अलग अलग से बताते रहें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर से बताएंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लेके आते रहेंगे। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जरूर से इनको तैयार करें। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट करके बताएंगे, तो पीडीएफ भी आपको इसकी मिल जाएगी। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।